नमस्कार। जब भी भारत के महान साम्राज्यों की बात होती है तो हमारा ध्यान अक्सर उत्तर की तरफ जाता है ना? लेकिन आज हम कहानी का रुख थोड़ा मोड़ेंगे। हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ, जहां के शक्तिशाली और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले साम्राज्यों की दुनिया में उतरेंगे। और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इन साम्राज्यों की जो कहानियां हैं ना, वो सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है। वो शक्ति, जबरदस्त व्यापार और एक अनोखी संस्कृति की मिसालें हैं जिनके बारे में जानना बनता है। तो देखिए, दक्षिण भारत का इतिहास कई सदियों में फैला है। इसकी शुरुआत होती है संगम युग से, चेर, चोल और पांड्य के साथ। फिर कहानी आगे बढ़ती है पल्लवों और चालुक्यों के दौर में, जो एक दूसरे के जबरदस्त प्रतिद्वंदी थे। और फिर इस कहानी के शिखर पर आते हैं शाही चोल। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरी विरासत की नींव रखी गई थी, यानी संगम युग से। देखिए, इस दौर की खास बात यह थी कि यहाँ कोई एक अकेला बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि तीन बड़ी ताकतें थीं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ चेर थे जो केरल से पूरी दुनिया को मसाले भेज रहे थे। दूसरी तरफ पांड्य थे जो अपने मोतियों के लिए इतने मशहूर थे कि उनका व्यापार सीधे रोमन एम्पायर तक होता था। तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज था जिसने दक्षिण भारत की पहचान बनाई। अच्छा, संगम युग के बाद का जो दौर था ना, वो बिल्कुल शांत नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा समय था जब मैदान में उतरे जबरदस्त प्रतिद्वंदी, और इनकी आपसी टक्कर ने, कमाल की बात यह है कि कला और वास्तुकला को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये दो महाशक्तियां कौन थीं? एक तरफ थे कांचीपुरम के पल्लव और दूसरी तरफ बादामी के चालुक्य, और इनके बीच सदियों तक लड़ाई चलती रही। लेकिन इस जंग का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा निकला। हुआ ये कि दोनों में होड़ लग गई कि कौन ज्यादा शानदार मंदिर और स्मारक बनाएगा। और बस इसी होड़ ने दक्षिण भारत की आर्किटेक्चर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और हाँ, इन राजाओं की ताकत को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उत्तर भारत के महान सम्राट हर्ष ने दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी पर ही रोक दिया। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये पूरे दक्षिण की शक्ति का एक खुला ऐलान था। लेकिन कहानी सिर्फ पल्लवों और चालुक्यों तक ही सीमित नहीं थी। जल्द ही एक नई ताकत का उदय हुआ, राष्ट्रकूट। और उनकी नजरें सिर्फ दक्षिण पर नहीं टिकी थीं, उनकी नजर थी उत्तर भारत के उस शहर पर जो उस वक्त सत्ता का केंद्र माना जाता था, कन्नौज। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा संघर्ष, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। सोचिए जरा, दक्कन से राष्ट्रकूट, बंगाल से पाल और पश्चिमी भारत से प्रतिहार, ये तीनों ताकतें कन्नौज पर कब्जे के लिए लगभग 100 साल तक लड़ती रहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रकूटों के इरादे कितने बड़े थे। तो प्रतिद्वंदिता की इसी भट्टी में तपकर एक ऐसा राजवंश निकला जो आगे चलकर दक्षिण का बेताज बादशाह बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाही चोल की, जिन्होंने अपने से पहले के सभी साम्राज्यों की विरासत को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। चोल साम्राज्य की इस बुलंदी के पीछे दो महान सम्राटों का हाथ था, राजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। इन दोनों ने मिलकर चोल नौसेना को, मतलब नेवी को, इतना ताकतवर बना दिया जितना इस इलाके में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी नेवी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि एक समय पर बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा था। सोचिए, इसका सीधा मतलब यह था कि समंदर से होने वाले पूरे व्यापार पर, सारे रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ चोलों का कंट्रोल था। लेकिन चोल सिर्फ महान योद्धा ही नहीं थे, उन्होंने तंजावुर में बृहदीश्वर जैसा विशाल मंदिर बनवाया। गांव में सेल्फ गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी हैरान करता है। और हां, नटराज की वो मशहूर कांस्य मूर्तियां, वो भी उन्हीं की देन है। तो इन सभी साम्राज्यों की जो सबसे बड़ी विरासत है ना, वो पत्थरों में तराशी हुई है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इनकी मंदिर बनाने की कला समय के साथ कैसे बदली और बेहतर हुई। यहां वास्तुकला का एक पूरा सफर दिखाई देता है। देखिए, शुरुआत की पल्लवों ने, उन्होंने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाए। फिर आए राष्ट्रकूट, जो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने एक ही विशाल चट्टान को तराश कर पूरा का पूरा कैलाशनाथ मंदिर बना दिया। और आखिर में आए चोल, जिन्होंने इस कला को परफेक्शन पर पहुंचाया और आसमान छूते पत्थर के विशाल मंदिर खड़े कर दिए। यही जो अनोखा स्टाइल है ना, जिसमें पिरामिड जैसे ऊंचे ऊंचे टॉवर होते हैं जिन्हें विमान कहते हैं, इसी को द्रविड़ वास्तुकला कहा जाता है।
और ये दक्षिण भारत के मंदिरों की पहचान बन गई। लेकिन चोल सिर्फ पत्थर के ही उस्ताद नहीं थे, वो एक और चीज के जादूगर थे, और वो था कांसा यानी ब्रॉन्ज। उन्होंने कांसे से ऐसी मूर्तियां गढ़ीं कि देखकर लगता है मानो उनमें सचमुच जान हो। और उनकी सबसे शानदार रचना वो है नटराज की मूर्ति। ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये शिव के उस कॉस्मिक डांस का प्रतीक है जिसमें वो पूरी दुनिया को बनाते भी हैं और उसका विनाश भी करते हैं। सृजन और विनाश का वो पूरा चक्र बस एक मूर्ति में कैद है। तो संगम युग से लेकर चोल साम्राज्य तक हमने एक लंबा सफर तय किया। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी महान साम्राज्यों में वो कौन सी कॉमन बातें थीं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। भले ही ये साम्राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन इनके डीएनए में कुछ बातें कॉमन थी। पहली, इनकी ताकत और पैसा समंदर के व्यापार से आता था। दूसरी, इनकी पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी बड़े बड़े मंदिरों के आसपास घूमती थी। और तीसरी, इन्होंने द्रविड़ कला और आर्किटेक्चर को परफेक्शन तक पहुंचाया। और सिर्फ यही नहीं, इनकी संस्कृति का असर दूर दूर तक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर दक्षिण भारत का, खास तौर पर चोलों का, समंदर पर वो दबदबा कायम रहता, तो आज दुनिया का इतिहास शायद कुछ और ही होता। क्या कहते हैं?